अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज़मानतें खारिज हुई। साइफ़र वाला मुकदमा है और साइफ़र वाला मुकदमा उनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ सकता है, क्योंकि आज जो जज साहब का ऑर्डर है उससे एक डायरेक्शन सेट होती हुई नज़र आती है। जज साहब ने एक तो उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी है, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें इस बात से नज़र नहीं फेरनी चाहिए, ये एक टॉप सीक्रेट केस है। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इनका केस से लिंक साबित करने के लिए काफ़ी हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 और नाकाबिल ज़मानत दफ़ात के बज़ाहिर जुर्म के मुर्तकिब ठहरे। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत खारिज करने के लिए मवाद काफ़ी नज़र आता है। एक ये फ़ैसला है और दूसरा 190 मिलियन पाउंड वाला जो रियाज मलिक वाला पैसा है। ये दोनों केस जो हैं इमरान के ऊपर काफ़ी मुश्किल पड़ सकते हैं। अगर ये कहें कि इसको सियासत से हटा के इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई से हटा के देखें तो उससे हटा के देखना तो मुश्किल होगा, लेकिन इन केसेस के अंदर एक बाकायदा तारीख़ मौजूद है कि जिस जलसे में इमरान ने साइफ़र लहराया था उससे एक मामला शुरू होता है और फिर एक पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक नफ़रत अंगेज़ माहौल पैदा हुआ, जिसमें उस वक्त के आर्मी चीफ़ को उन्होंने मीर जाफ़र और मीर सादक कह कर पुकारा और कहा कि अमरीकी साजिश पर अमेरिका की माँ के ऊपर यहाँ बैठे हुए मीर जाफ़र और मीर सादक ने उनकी हुकूमत गिरा दी। इमरान खान की हुकूमत गिराने का अमल पीडीएम वालों ने बहुत पहले शुरू किया था, लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो रही थी। 1 इंच आगे बढ़ते थे, 6 इंच पीछे चले जाते थे, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी एक सेम पेज की सियासत कर रही थी। एक हाइब्रिड मॉडल था पाकिस्तान में सियासत का, जिसमें इस्टेब्लिशमेंट भी और इमरान खान भी दोनों उसी एक ही पेज के ऊपर मौजूद थे। जब वो सफ़ा फटा सेम पेज वाला, तो फिर इमरान खान को धक्का मारना शहबाज शरीफ के लिए या आसिफ जरदारी के लिए आसान हो गया और उसको इमरान खान को धक्का मार के शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी उसी सेम पेज के ऊपर सवार हो गए। उस पीडीएम की हुकूमत की सज़ा पाकिस्तानियों को बहुत मिली है, क्योंकि मुकम्मल तौर पर वो नाकाम रहे। 10-11 पार्टियाँ थीं, 90 वज़ीर लेकर भी ना महंगाई कम की गई, ना लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी लाई गई। लेकिन इमरान खान ने उस बयानिए से, जहाँ वो ख़ुद अनपॉपुलर थे 27 मार्च से पहले अमरीका मुखालिफ और जनरल बाजवा मुखालिफ बयानिए से उन्होंने खूब शोहरत हासिल की, लेकिन अब वो चीज़ उनके गले पड़ सकती है। साइफ़र एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिसको पब्लिक डोमेन में आप ला नहीं सकते। पीटीआई का मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने उसको डी क्लासीफाई कर दिया था। अब डी क्लासीफाई करने के बाद की सूरत हाल जो है अदालत के सामने किसी शक्ल में जाएगी, क्योंकि उनकी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हमारे सामने आई थी, लीक्ड ऑडियोज़ इमरान खान की कैबिनेट मीटिंग के अंदर, ये भी मालूम नहीं है कि अदालत उनको काबिल कबूल शवाहिद के तौर पर एक्सेप्ट करती है या उसको रिजेक्ट कर देती है। उसमें वो बैठे हुए शीरीन मज़ारी, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी के साथ कह रहे हैं कि हमें साइफ़र के ऊपर खेलना है और फिर वो उसके ऊपर खूब खेले भी बाद में। तो ये मुकदमा क्या रुख इख्तियार करेगा, उनकी सियासी मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी अहमियत का हामिल होगा। इसको आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रोग्राम में जाने से पहले आज मस्तूंग में एक वाक़या हुआ जिसमें JUI के एक सीनियर रहनुमा और PDM के तर्जमान भी हाफिज़ हमदुल्ला वो शदीद ज़ख्मी हुए, उनके साथ 10 और लोग में टोटल 11 इंजर्ड हैं। ये एक नाखुशगवार वाक़या है, लेकिन शायद इसको मैं कहूँ कि इन आइसोलेशन नहीं लेना चाहिए। ये कंटिन्यूएशन है उन वाक़यात की, जैसे JUI के एक जलसे के ऊपर पहले हमला हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा शहादतें हुई थी। और ख़तरा मुझे ये है, और मैं ये ख़तरा कोई ज़ाती एज ए जर्नलिस्ट एनालिसिस नहीं दे रहा, उस इंफॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर आपको बात बता रहा हूँ जो हम मुख्तलिफ ऑफिशियल से सुन रहे हैं कि इस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर इस तरह के मज़ीद हमलों का ख़तरा हो सकता है, क्योंकि TTP सरहद पार रीग्रुप कर रही है और अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमलों की रफ़्तार बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और ये कोई खुशाइन सूरत हाल नहीं है। हमने पिछले 40-50 साल पाकिस्तानी इस कौम के कुर्बान किए हैं अफ़गानों के लिए। पहले उनका वो जहाद अफ़गानिस्तान था, हम अमेरिका के लाई बन गए, सोवियत यूनियन ने आके कब्ज़ा कर लिया था, फिर अमेरिका ने आके वहाँ डेरे डाल दिए, तो हम 40-50 लाख अफ़गान भी पालते रहे। 80-90 हज़ार 9/11 के बाद पाकिस्तानियों की कुर्बानी भी दी है, जिसमें पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियाँ जो हैं, शहादतें हैं, वो 65 और 71 से ज़्यादा हैं जो हमने 9/11 के बाद दी हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें एक हॉस्टाइल अफ़गानिस्तान उसका सामना है और इसके लिए हमें स्ट्रेटजी वज़ा करनी पड़ेगी। हमारा डॉलर भी स्मगल होता है तो काबुल में जाता है, वहाँ 15-20 रुपये ज़्यादा रेट मिलता है। गंदम यहाँ से स्मगल होती है, फर्टिलाइज़र जिसे हुकूमत हम अपने टैक्स पेयर्स के पैसे से सब्सिडाइज़ करते हैं, वो यहाँ से स्मगल होती है, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक जाती है। तो ऐसी सूरत हाल नहीं है कि हम ये कह सकें कि बहुत हमारा दोस्त करीबी हमसाया मुल्क है, सारा कुछ हो रहा है होने दो। यहाँ लोगों को खाने को रूटीन मैसर नहीं है, उधर चीज़ें भी स्मगल हो रही हैं और हमले भी आ रहे हैं, तो दो चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। इसके ऊपर रियासत को एक पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी। आज की तीसरी अहम खबर यह है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने पॉलिसी रेट को 22% पे
बरकरार रखा है, जो एक दुरुस्त फैसला। हम 22% पहले बहुत ऊपर जा चुके हैं, ये अब इन्फ्लेशन को कम करने में मदद नहीं दे सकता ये 22%, लेकिन इस 22% ने एक कमाल किया है, हमारे बजट का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारी इंटरेस्ट पेमेंट डबल हो चुकी हैं, हमारी महंगाई जो है वो इसकी सबब नीचे नहीं आई, लेकिन इकॉनमी मुकम्मल तबाह हो गई है क्योंकि इकनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड स्टिल पे आ गई है। इन्फ्लेशन जो है वो डीवैल्यूएशन की वजह से नीचे नहीं आएगी। जब तक हम रुपए को गिरना रोकेंगे नहीं, जो अभी फ़ौज की कोशिश से रुका है, तो मैं तवक्को रखूँगा कि इस कोशिश को वो जारी रखें और 15-20 रुपये को स्ट्रेंथन करें। और कोई मैजिकल सोल्यूशन नहीं है, आप 10-15 अरब डॉलर छाप नहीं सकते स्टेट बैंक में बैठ के, और आपको कमाने हैं या उसकी कॉस्ट कम करनी है, आपको करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है, रुपए के ऊपर बोझ कम करना है, तो ये रास्ता आगे चलेगा तो हमारे लिए सांस लेने की गुंजाइश है, अदरवाइज़ नहीं। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरू हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, इमरान शफीक साहब हैं माहिर कानून, इसके अलावा महमूद मौलवी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से। सबको खुशामदीद कहूँगा। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब आपसे स्टार्ट करूँगा। इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल मुझे लगता है कि इलेक्शन आने तक ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो एटलीस्ट उनके गले का फंदा बनने वाला है, मुझे तो ये लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा आपकी अफ़गानिस्तान वाले मसले पे आगे जाके कर लेते हैं, इससे स्टार्ट करें। देखिए, सियासत और कानून को पाकिस्तान में आम तौर पे मिला दिया जाता है। जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स भी हो गई है और पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द जुडिशरी भी हो चुकी है। जुडिशलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जी, सियासत अदलिया की नज़र हो गई। ये 2 या 3 PhD के थीसिस हैं वेस्टर्न यूनिवर्सिटियों के, जो ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, जिसमें से दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटियों के टॉप प्रोफेसर उसमें गोरे भी हैं। तो इस जुडिशलाइजेशन ने जुडिशरी को भी तबाह कर दिया और सियासत को भी तबाह कर दी, क्योंकि ये बुनियादी मसला है, हमें सोचना पड़ेगा। और दूसरी तरफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी है। वेरी गुड, वो भी है। उसकी भुट्टो ले लें मिसाल, मैं तो कहता हूँ तमीज़ुद्दीन से शुरू कर लें, भुट्टो साहब ले लें, नवाज शरीफ ले लें, कोई ले लें आप। इमरान खान भी शायद, जैसे आपने जिक्र किया, एक पहलू हो सकता है कि जब तक अपना था तो कुछ नहीं था, जब मुखालिफ हो गए तो हो गया। लेकिन बदकिस्मती से इन दोनों ने हमारे मुल्क की चूल्हे हिला दिए। एक तो मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ हमें ठंडे दिल से सब स्टेक होल्डर को, हमारी स्टेट जो है ना, सोसाइटी इस वक्त ICU में है। बंदयाल साहब पे भी यही छाप है। 100% छाप नहीं है, मैं तो रोज़ कहता हूँ उन्होंने तो, हालांकि शरीफ आदमी है, अच्छे ख़ानदान के, फाइनेंशियली इनकी इंटेग्रिटी है, मैं तारीफ़ करता हूँ, लेकिन पोलिटिसाइजेशन उन्होंने एक हद कर दी है। तो ये कोर्ट जो है ना, वो इमरान खान कोर्ट बनी हुई थी, इससे कम मैं कहने पे तैयार नहीं, बदकिस्मती से। तो फ़ायज़ ईसा के आने से उसमें ब्रेक आएगी या वो अल्लाह करे आए, मैं तो फ्यूचर में नहीं कह सकता, ऑनरेबल आदमी हैं, लेकिन उनको भी इंसाफ पे चलना चाहिए। मैं उनको भी ये नहीं कहूँगा, बल्कि उनको मेरी दरख्वास्त होगी कि वो एक ख़ास एहतियात करें कि इमरान खान ने जो उनके साथ किया है, इससे उनके इंसाफ पे हर्फ नहीं होना चाहिए। देखिए, इफ्तिखार चौधरी, हाँ, साकिब निसार साहब और अब बंदयाल साहब, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पल्ले तो हमने छोड़ा कुछ नहीं है, फिर पॉलिटिक्स तो होगी हावी, पीछे फिर कुछ नहीं बचा। सुप्रीम कोर्ट पे मुझे बतौर वकील ट्रस्ट नहीं है। क्यों? मुझे जब पहले पता होता, रात को बैठ के सब कह रहे हैं कि ये बेंच तो ये फैसला आएगा, बस मैं क्या कहता हूँ, मैं नवाज शरीफ के साथ एक केस में पेश हुआ, मेरा लाइसेंस बहाल हुआ था 18 में, मियाँ साहब मुझे ज़बरदस्ती ले गए, मैंने कहा, लेकिन ले गए। वो मियाँ साकिब निसार ने अपनी अना के लिए बुलाया था, कोई और एक सिविल अपील चल रही थी, अलाटमेंट ऑफ लैंड थी पाक पतन के किसी मज़ार ट्रस्ट की, कोई तल्लुक नहीं। मियाँ साहब वैसे बुला लिया, हम गए, अब मैं खड़ा हुआ, मेरे गले पड़ गए, मुझे उसने बोलने नहीं दिया। जब फिरौन नुमा गले पड़ गए, गले, मैं कह रहा हूँ, मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और ऐसा जैसे कि वो फिरौन होते हैं, वही हालत थी उनकी। यार अल्लाह माफ़ करे, सिंधी गैरत वाला जज था, मैंने सिंध में नौकरी, सिंधी बड़े गैरत वाले हैं, उन्होंने जज के कोर्ट में जाके टेलीफोन मारता था। यार ये जब पाकिस्तान में हुआ और जो कुछ फैसले हुए, वो कोर्ट में हम बैठे होते थे, ये भी कह देंगे, ये मीडिया बताएगा, वो कहते थे वकील साहब ये बात तक कल, और छोड़ो जी छोड़ो, अभी बदल देते हैं। आपने एक ला पेश किया कि ये 150 साल से ला आ रहा है, आगे से कहते हैं अभी बदल देते हैं। यार ऐसा नहीं होता। तो एक इन्होंने मजाक बना दिए। ये मेरी इज़्ज़त का मुआफ़िज़ सबसे पहले आखिरी मुआफ़िज़ सुप्रीम कोर्ट है ना, मेरे पाकिस्तान की मुआफ़िज़ मैंने बनाया ना सुप्रीम कोर्ट, मैं पैसे देता हूँ, अपने गार्डियन मैंने बनाया। हमें ट्रस्ट नहीं है, आपस में नहीं बैठते, लड़ाई करते हैं, और फैसले जो उन्होंने कुछ किए हैं पिछले दिनों में, अल्लामान अल हफीज़
और किताबें लिखी जा रही हैं, PhD के थीसिस लिखे जा रहे हैं, उन्होंने फेजेस बनाई हैं, चौधरी साहब के ज़माने में ये हुआ, साकिब के ज़माने में ये हुआ, फलां के ज़माने में ये हुआ, वो यही कहते हैं। इमरान साहब से भी इस पर राय लें। इमरान साहब ये बड़े पावरफुल स्टेटमेंट इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि जुडिशरी जो है सियासत की नज़र हो चुकी है और उनके फैसले भी सियासत की नज़र हो चुके हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है। जो पिछले अरसे के पाकिस्तान में 2014 से लेकर, पहले हिस्ट्री को छोड़ ही दें, पहले हिस्ट्री को तो छोड़ ही दें, जो 2014 से लेकर धरना जब से शुरू हुआ 124 दिन का, उससे लेकर आज तक पाकिस्तान में जो फैसले होते रहे हैं अदालतों के, वो तो सबके सामने है किस अंदाज में होते रहे हैं। बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने जजों ने खुद कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच बैठ के आइन खुद लिख रहा है। उसी बेंच के अंदर बैठे हुए जजेस अपने साथी जजों के बारे में लिख रहे हैं कि यू आर डूइंग री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या पॉलिटिशियन है। जो 63 के फैसले में उन्होंने लिखा था कि इट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप अगर खाली सारे पाकिस्तान के इस वक्त मसाइल छोड़ दें, ये जो कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट के बंदियाल साहब ने कहा कि जनाब वो हमने 90 दिन के इंतखाबात का ऑर्डर दे दिया, ये कर दिया। आप अगर इस वक्त जिस हम क्राइसिस से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ क्राइसिस इस बात का है कि 63A का जो फैसला इन्होंने दिया था, जिसमें उन्होंने री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की थी, ये सब उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। आज तक इलेक्शन नहीं हो पा रहे। जुडिशरी पाकिस्तान में ना 70-75 सालों से यही काम कर रही है। ये जनरल मुशर्रफ को 3 साल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दे दिए थे। उस बेंच का इफ्तिखार चौधरी भी साथ, फिर इफ्तिखार चौधरी ने नून लीग के साथ मिलकर, गठजोड़ था नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी को फिक्स करने के लिए जो कुछ किया था उससे भी अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। और साकिब निसार साहब ने वही गठजोड़ फिर PTI वालों से और एस्टेब्लिशमेंट से करके फिर नून लीग के हिस्से बखरे किए थे। तो ये अफसोसनाक है, पाकिस्तानी जुडिशरी की जो हिस्ट्री लिखी जाएगी उसके अंदर ये पहलू लिखे जाएंगे, बिल्कुल लिखे जाएंगे। यानी आप ये देखिए कि चलें पनामा केस आया, उसमें एक है प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आपने भेज दिया घर, अकामा के ज़रिए भेज दिया, फिर भी आपका निज़ाम चल रहा है। आप पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, लोग वोट दे रहे हैं, वोट देने के बाद आइन बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहता है कि वोट को काउंटिंग कैसे होगी, किसका वोट काउंट किया जाएगा, किसका नहीं किया जाएगा। आप बैठते हैं, आप कहते हैं नहीं हम इन लोगों का वोट काउंट ही नहीं होने देंगे, और उसके नतीजे में जो एक पॉलिटिकली पूरा सेटअप बना था, आप उस पूरे को डिस्टर्ब करते हैं, उसके नतीजे में हुकूमतें बदलती हैं और ये पूरा प्रोसेस चलता है। और आज पाकिस्तान इस क्राइसिस में है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कमांड है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। और मज़े की बात आप ये देखें कि सदर पाकिस्तान का कल का जो लेटर है, मैं तो उसको देख के हैरान रह गया कि सदर पाकिस्तान है वो ये कहता है, ठीक है हम कहते हैं नॉन पार्टीजन होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, जो कि उन्होंने पिछले 5 साल में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि वो नॉन पार्टीजन या वो इम्पार्शियल हो। अब इस खत में उन्होंने दोनों फ्री खुश किया। अब दोनों ने खुद ही नहीं किया, नहीं, उन्होंने एक ही फ्री खुश किया है। उनका लेटर ये है कि 48(5) के तहत मेरा इख्तियार तो है, लेकिन अब आगे जो 5 पैराग्राफ चलते हैं ना पाकिस्तान के, ये वो जो नेसेसिटी या तो 48(5) के तहत इख्तियार एक्सरसाइज करते थे, एक्सरसाइज असल में कर लेते तो अच्छा था। उन्होंने धोखा दिया है दो को, एक पाकिस्तान के आइन को जिसका उन्होंने हलफ उठाया हुआ है, और दूसरा अपनी उस पार्टी को भी जिसका वो 5 साल से लेके, हालांकि इम्पार्शियल उन्होंने होना चाहिए, लेकिन 5 साल तक वो पार्टी उन्हीं के सहारे चलती रही है, वो जो काम करते रहे हर चीज़ पर। अब आखिर में जाके वो जस्टिफिकेशन क्या दे रहे हैं, सदर पाकिस्तान अपने ही आईनी इख्तियारात को खुद से सरेंडर कर रहा है, ये कह के कि देखें अगर मैं सदर अगर दे देगा, इलेक्शन की तारीख दे देगा, तो गवर्नर अलग अलग तारीखें दे देंगे। हर जगह जब अलग अलग तारीखें आ जाएंगी तो लॉ मिनिस्टर ने कहा ऐसे बड़ा प्रॉब्लम पैदा हो जाएगा। इसलिए देखा जाए तो वो अब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अभी पिटिशनें फाइल हुई हैं, ना उस पर कोई नोटिस हुआ, ना उस पर कोई स्टे हुआ, ना उस पर कोई हियरिंग हुई। इस पे कमजोरी दिखाई है, उन्हें 48(5) के नीचे तारीख दे देनी चाहिए थी, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता, सुप्रीम कोर्ट सॉर्ट आउट कर। नहीं, वो लेटर मलिक साहब वो तारीख देना नहीं चाहते थे। वो लेटर ये नहीं है कि तारीख दी जाए, वो लेटर ये है कि तारीख ना दी जाए। अच्छा, मैं महमूद मौलवी साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। महमूद साहब, जो साइफर वाला केस है उससे हमने आगाज़ किया, तो पहले मैं उसी पे चाहूँगा कि एक राय ले ली जाए। साइफर की हमने वो ऑडियो लीक्स बहुत ज़्यादा सुनी हुई हैं, जिसके अंदर नज़र आता है कि इमरान खान उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। डोनाल्ड लू की मीटिंग बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है, और साइफर जो असद मजीद ने भेजा वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो ये कहानी फेक नहीं थी, कहानी ओरिजिनल थी। साइफर भी आया, डोनाल्ड लू की मीटिंग भी हुई, डोनाल्ड लू ने ये बात कही भी इमरान खान के मुतल्लिक। ये अमरीकी साजिश इसमें थी या नहीं थी, इसके ऊपर आपसे राय जानना चाहता हूँ, और इमरान खान ने इसको कैसे सोचा, कैसे प्लान किया, उसके ऊपर आपसे राय चाहता हूँ। देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये जो है अमेरिकन साजिश तो नहीं थी,
मगर मैं आपको ये कहूँगा कि पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए जो इमरान खान साहब ने इस लेटर को खेला, इससे उनको माइलेज बहुत मिली। और देखिए ना, लोगों को एक्सप्लॉइटेशन हुआ। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे यहाँ के अमेरिकन्स के जब खिलाफ बात करते हैं तो बहुत से लोग एक्सप्लॉइट हो जाते हैं। हालांकि देखें, अमेरिकन्स ने हमें बहुत सी जगहों पे मदद भी की है और अलग अलग चीज़ें, बिल्कुल ये नहीं कहूँगा, हमारी ऑब्वियसली हमारा मुल्क फर्स्ट है, फिर अमेरिकन या कोई भी मुल्क, मगर जो हम अनस्टेबिलिटी पैदा करते हैं अपने ज़ाती पॉलिटिकल माइलेज के लिए, अमरीकियों ने रोल अदा किया या उनके सफारत खाने ने मुकामी तौर पर रोल अदा किया कि पीपल्स पार्टी के या दूसरी जमातों के, आपके पीटीआई के लोग तोड़कर इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान को कामयाब होने के लिए राह हमवार की, उनका रोल था इसमें? देखिए, मैं कहूँगा कुछ हद तक था। उसकी वजह मैं आपको बताऊँ कि ये मेरी बात कुछ हद तक था अमरीकियों का रोल से, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के बंदों को तोड़ने में अमरीकियों का रोल था। देखिए, मैं कहूँगा नहीं, अमेरिकन का रोल नहीं था। उसकी वजह कि आखिरी मीटिंग मैंने की, देखे उसके ऊपर तो मैं कहूँगा कि खान साहब को बड़े इजीली जो है अपोजिशन में जाके बैठना चाहिए था। देखिए, एमक्यूएम ने पुल आउट किया। बंदे तोड़ने में किसका रोल था? अमरीकियों का रोल था या किसी और का रोल था? भाई देखिए, मैं कहूँगा कि अब मैं ये नहीं कहूँगा कि अमरीकियों का रोल था या किसी और का, मगर किसी न किसी का तो रोल था। और देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो उस वक्त कुछ तो रोशनी डालें, आप तो इनसाइडर थे, आपको सारी बात से आगाह हैं। किसका रोल था उस वक्त ये बंदे तोड़ने में जो यहाँ पे सिंध हाउस में? मैं कहूँगा कि देखें दोनों इकट्ठे हुए थे। देखें, मैं कहूँगा कुछ हद तक दोनों मतलब एस्टेब्लिशमेंट का भी कुछ हद तक था और अमेरिकन्स का भी। उसकी वजह वो देख रहे थे उस वक्त मुल्क जो है अमेरिकियों का भी था, एस्टेब्लिशमेंट का भी। ये इंटरेस्टिंग है। नहीं, उसकी मैं वजह बताऊं। देखिए, मुल्क को बचाना जब होता है ना, तो किसी ना किसी का रोल तो होगा। देखिए, वो डैमेज हो रहे थे। देखिए, आप ये देखें, इमरान खान साहब पब्लिक को नहीं, अमरीकियों ने, वो मुझे मेरी बात हुई थी अमरीकियों से, उन्होंने कहा, कहने लगे देखे जी, ये खामा में हमको रब करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है, कहने लगा अगर वो जो ये वहाँ से शुरू है एब्सोल्युटली नॉट पे, कहने लगा ये माइलेज लेना चाहते हैं एब्सोल्युटली नॉट का। कहने लगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अगर नहीं करना है आप ना करें, बट इफ़ यू ट्राई टू रब इट टू द अमेरिकन्स देन इट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। उस दौर के काउंसलर जनरल ने मेरे घर पे बैठ के कहा, कहने लगा दिस इज नॉट ऑन, कि इफ योर प्राइम मिनिस्टर इज अ लायर एंड ही इज ट्राइंग टू रब दिस ऑन अस। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। कहा कि इमरान को छुट्टी करो, उन्होंने कहा इमरान को फारिग करो। उन्होंने ये कहा, कहने लगा नहीं, इमरान जो है अब ज्यादा देर इस हिसाब से चलेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि ही इज डैमेजिंग us and even damaging your country। तो जब देखें, होता ये है कि अगर आप एक्सप्लॉइट लोगों को करने लगेंगे और आपके चीज़ें उस, देखिए बाद में हुआ ये, और लोग बेजार थे उस वक्त। हम खुद पीटीआई में थे, हम कहते थे कि जी अगर इलेक्शन होंगे तो टिकट वाले लोग नहीं होंगे। वो तो साइफर का गेम खेल के ये बाजी पलट गई और ये जो पीडीएम आई ये जो है डिलीवर नहीं कर सकी। बदकिस्मती से ये डिलीवर नहीं कर सकी और ये बोलते हैं ना, नेले पे दहला हो गया जो है। ये इनके काबू में नहीं रहा, या इनके भी बड़े ब्लंडर्स थे पीडीएम के, ये मैं आपको कहूँगा, जो कि महंगाई कंट्रोल नहीं करे। मगर उसमें भी देखे इमरान खान का हाथ, इसलिए मैं साहब से भी पूछ रहे हैं। जफरुल्ला साहब, जो अभी महमूद मौलवी साहब ने बड़ी एक इंटरेस्टिंग उन्होंने कमेंट किया, उन्होंने कहा अमरीकनों का भी रोल था और इस्टेब्लिशमेंट का भी रोल था। अमरीकनों का रोल आपसे मैं जानना चाहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर मैं रोशनी डाल सकता हूँ। जब यूसुफ रज़ा गिलानी का सेनेट का इलेक्शन चल रहा था ना, तो मैं भी गवाह हूँ। आप गवाह है ना? हाँ जी, आप नवाज शरीफ के पास मैं डेली बैठता था, जो कुछ हुए मेरे सामने हुआ, सब आगे चलें यार। क्लियर अंडरस्टैंडिंग थी बिल्कुल। और कोई 25 के करीब एमएनएस थे जिन्होंने टिकटों के ऊपर फरमाइश, हमारे कैसे गुम हुए हमारे एमएनए, हमारे दफ्तर से कैसे लेके, वो भी मुझे पता है। उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाया। बाद में वही जब वो कायदे हिज़्ब खिलाफ वाला इलेक्शन आया तो उसके अंदर वो बंदे इधर से उठे जाके उधर वोट डाला है। लोगों को बंदों का नाम भी पता है। और उसके लिए कॉलें चिड़ियाघर लाहौर से आई थी और वो यहाँ वो 25 एमएनएस नाम लेते फिर रहे थे। कभी आपको बता रहे हैं, कभी इमरान शरीफ को बता रहे हैं कि फ़ोन आ गया, वोट डालना पड़ेगा इमरान खान को, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए।
मिक्स कर रहा हूँ मैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए। ऐसे ही है भाई। तो ये एक रोल तो वो था, एक कैंडिडेट तो बाहर निकलते हुए नाम भी ले गए थे। गेम कर रही थी, और आपकी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने सेम पेज की सियासत क्रिएट की थी, और उसी सेम पेज से फिर बाद में निकलना चाह रहे थे, जिससे पाकिस्तान में इस वक्त क्राइसिस क्रिएट हुआ है। ये सारा मलिक साहब, मैं सेम पेज पे, वैसे उसके बाद आपकी जमात सवार हो गई थी। पता नहीं सेम पेज, देखो ये भी मिथ है। मैं आज जरा को तुम खुल के बोल रहे है। शहबाज शरीफ साहब ने जफ्फा नहीं, डाला नहीं, हुआ नहीं, था। मैं और बात कह रहा हूँ, मैं उससे आगे जाना चाहता हूँ जो आप कह रहे हैं। भुट्टो की किताब थी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस, शायद आपने पढ़ी होगी। मिथ मैं एक सेंस में ले रहा हूँ, एक पेज के कोई नहीं होता, पेज ही एक है, उन्हीं के पास है। ये सब मिथ है आप लोगों की, ये शेर कोई नहीं होता। मैं थोड़ा इसको फिलोसोफाइज करता हूँ। देखिए, दुनिया में रूल का हक या तो बंदूक देती है, डंडा, ट्राइबल बड़ा लीडर, या लोगों ने कहा कि डिवाइन राइट्स हैं, मुस्तरद हो गए। अब हम कहते हैं कि हुकूमत का हक अवाम का है, ये हम कहते हैं। पाकिस्तान में किसी ने इस राइट को माना ही नहीं है। पाकिस्तान की अशराफिया नहीं मानती, पाकिस्तान के जज अवाम को ये डमी समझते हैं, उनको वो नहीं मानते। फौज तो वैसे डंडा रखती है, वो कैसे मानेंगी भाई? मैं जब तालिब इल्म के तौर पे देखता था, हम ये समझते थे, पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते होते थे, कि शायद जब सिविलियन गवर्नमेंट्स होती हैं तो कुछ ये कर लेती हैं, डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी पे कंट्रोल होता है उधर का, बाकी जो है वो अपना चलती हैं। और भाई मैं विटनेस हूँ, 5 साल में भी मिनिस्टर रहा हूँ, मेरी राती राय बड़ी मुख्तलिफ हो गई है। अब मेरी राय मुख्तलिफ हो गई है, वो ये है कि सिविलियन की फाइनल से किसी काम में कभी भी नहीं है। ये आप लोगों की नाहली भी है इसमें। ये अलग बहस है, ये आप कभी बहस कर लें, मैं मान जाऊंगा। हुकूमत लेने के लिए रात को मुलाकातें करने ना जाए, देखो ये अलग बहस है, तो फिर ये आपको दिन नहीं देखना पड़ेगा। नहीं, मैं तो कहता हूँ ये भी कहना आसान नहीं है, ये इतना आसान भी नहीं है। जितनी मुश्किलात पाकिस्तान के शहजादों ने भुगती है ना जमहूरियत के लिए, वो भी मॉडर्न वर्ल्ड में बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं तो कहता हूँ एक पेज है, ये एक किसी एक के पास है। बाकी मैं एक और अर्ज करना चाहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये वो वक्त आ गया है कि अगर आज भी पाकिस्तान की अशराफिया, इस्टेब्लिशमेंट, सिविल सर्विस और अदलिया और बशमूल मैं, हम ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के असल मसाइल क्या है और उनका हल क्या है, और हम आगे नहीं बढ़ते, तो गालिबन हम बहुत ही, हमारा मुल्क क्रिटिकल सिचुएशन में है। इंडिया की बराबरी करते करते अब हम यहाँ भी नहीं हैं। अफ़गानिस्तान को रुपया आपसे आगे, अफ़गानिस्तान में आपने जनेवा कार्ड के बाद आपको निकलना चाहिए था, आप नहीं निकले। आपने जो आपने तफसीर बताई है, आपने अपना मुल्क बर्बाद कर दिया उनकी खातिर। मिला क्या आपको? ये किसने किया है? हम सब ने किया है ना। हमें बैठ के सोचना पड़ेगा, जो हमने कश्मीर पॉलिसी चलाई है 50 साल, उसका क्या अंजाम हुआ है। ब्रेक आ गया, ब्रेक ले लें, इसको बाद में ब्रेक के कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा जी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मौलाना गफूर हैदरी साहब हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज निशाना बनाया हाफिज़ हमदुल्ला साहब को? क्या आप निशानदेही कर सकते हैं? देखिए, ये सवाल तो हम रियासत से पूछना चाहेंगे कि सिर्फ हाफिज हमदुल्ला साहब का एक वाक़या नहीं है, बल्कि मौलाना फजल रहमान साहब पे 3 खुदकुश हमले हुए, उसके बेटे पे हमला हुआ, उसके भाई पे हमला हुआ, मुझ पे हमला हुआ, 26 लोग शहीद हुए। अब हाफिज हमदुल्ला साहब को अल्लाह ने बचाया, उस पे हमला हुआ। तो हम रियासत से पूछना चाहते हैं कि हमारा दुश्मन तो बताओ कि हमारा दुश्मन कौन है? क्या हमारा दुश्मन भारत है? क्या हमारा दुश्मन इजराइल है? क्या हमारा दुश्मन अमेरिका है, यूरोपीय ममालिक है? क्या हमसे दुश्मनी सीपेक की वजह से है कि सीपेक जो एक रियासत ने मुआहिदा किया था और हमने उस मुआहिदे की तायीद की, और हमने उसूली तौर पर समझा कि सीपेक से पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा हो जाएगा, बलूचिस्तान शाहराह तरक्की पे गामजन हो जाएगा। तो हमारा कोई कसूर भी बताएं, हमारा दुश्मन भी बताएं।
अब मैं कहाँ कहाँ ढूंढूं अपना दुश्मन कि मेरा दुश्मन कौन है, गफूर हैदरी साहब, मौलाना फजलुर रहमान पे जो हमले हुए, JUI की जो रैली के ऊपर हमला हुआ, जो अभी आज हाफिज अब्दुल्ला साहब पे हमला हुआ, बाज लोगों का ख्याल यह है कि TTP और दाइश आपको निशाना बनाती है। मेरी बात तो सुनो जी, मेरी बात तो सुनो जी। कोई बताए ना TTP की आप बात कर रहे हैं या दाइश की बात कर रहे हैं या लश्कर जंगवी की बात कर रहे हैं, ये तो सामने कोई भी नामनिहाद तंजीम इस तरह की बात करता है, लेकिन पीछे कौन सी कुव्वतें हैं जो इन कुव्वतों को फंडिंग करते हैं, जो इन कुव्वतों को सहूलत देते हैं। आजकल तो ऐसा हुआ है जी कि आप अगर किसी को 50,000 1 लाख रुपए भी दे तो वो जाके शहर में धमाका कर लेता है। तो ये सवाल इदारों से होना चाहिए कि इतने सारे हमारे खुफिया इदारे हैं, ये इसी की तनख्वाह लेते हैं, उनको इतना पता नहीं। अब मस्तूंग है एक अरसे से, मतलब इस किस्म के वाकयात हो रहे हैं मस्तूंग में, तो कभी हमारे इदारों ने सोचा कि इसका कला कमा कैसे किया जा सकता है, या तो फिर ये है कि बस ये सारी चीज खत्म हो जाए, लोग अपने तौर पर जो भी कुछ कर सकते हैं अपने बचाव के लिए करें। आपके ख्याल में सारे ये जो धमाके हैं इसके पीछे TTP के अलावा कोई बड़ी ताकत है जो फंडिंग कर रही है, तरबियत दे रही है, असला प्रोवाइड कर रही है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से जो बात की कि इंडिया, इजराइल, अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियां, इन सब ने इमरान खान को फंडिंग की और कहते हैं कि इमरान खान के दौर में अमन था, तो इमरान खान उनका नुमाइंदा था। अब ये सब कुछ जब हमें पता है कि भारत ने और ये सारा गेम जो है वो CPEC को नाकाम करने के लिए, और हमने चूंकि कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान साहब ने एक उसूली मौक़िफ़ दिया, चीन के कोई कब्जागिरी के अज़ाइम नहीं है बल्कि उसके तिजारती अज़ाइम है, और तिजारती हवाले से अगर हम एक मुआहदे की तरफ जा रहे हैं तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो हमारा बताया जाए कि हमारा कसूर क्या है, जुर्म क्या है। बाकी सियासी जमातों को, दीनी जमातों को छोड़ के जमीयत को टारगेट बनाया जा रहा है। ये जो सामने कोई तस्लीम करता है ना कि मैं फिलान हूँ, मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता। मौलाना गफूर हैदरी साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। महमूद मौलवी साहब, आपसे पहले रद्द जो हमले हैं पाकिस्तान के ऊपर, इसमें तेज़ी आई है। फ़ौज के जवान, वो भी इस कौम के बेटे हैं जो जानें कुर्बान कर रहे हैं, पुलिस वाले, सिविलियंस, पॉलिटिकल लीडर्स टारगेट हो रहे हैं। कुछ सोचना पड़ेगा, सबको मिल के सर जोड़ने पड़ेंगे। इसमें तो देखें कोई दो राय नहीं है कि सबको मिल के इस पे सर जोड़ के और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनानी चाहिए। और बदकिस्मती पे मैं ये कहूँगा कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे सियासत न करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। देखिए, होता ये है ना कि हम माइलेज लेने के लिए जब जो है कभी किसी को पैटर्नाइज करते हैं, फिर जब अपनी बारी आती है फिर इनको डम करते हैं। देखिए, कुछ पॉलिसीज़ के ऊपर हमें बड़ा स्ट्रेट और जिसको बोलते हैं ना वाज़ेह नहीं चाहिए, सबको मुल्क के मफाद में। मैं आपको बताऊं ना, अगर हम मुल्क के मफाद में दोबारा दरवाज़ा खोला गया था, वो मेरे ख्याल में एक बहुत कमज़ोरी की उस वक्त निशानदेही हुई थी। आप देखें, आपने नेशनल एक्शन प्लान के बाद, APS के वाक़े के बाद दोबारा उन लोगों को दरवाज़ा खोल दिया कि दोबारा आ जाओ, तो उन्होंने वही कुछ ही करना था जो वो पहले कर रहे थे। देखिए, होना तो वही मैं कह रहा हूँ ना, सबको एक पेज पे आना पड़ेगा। दो तीन चीज़ों पे, एक लॉ एंड ऑर्डर पे एक पेज पे आना पड़ेगा, दूसरा इकनॉमी पे एक पेज पे आना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि अदलिया के ऊपर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे, ये तीन चीज़ ठीक कर दें, हमको तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। उसकी वजह ये है कि आप भी इस पे राय दे दें, फिर आगे चलते हैं। ये जो हमें पिछले कुछ अरसे में इसमें बहुत तेज़ी आ गई और पाकिस्तान की सलामती को बहुत बड़ा चैलेंज है, और यहाँ से स्मगलिंग भी ढेरों ढेर जा रही है। अफगानिस्तान डॉलर भी आपका जा रहा है, आपके रुपए की बड़ा अगर किया इसी डॉलर की स्मगलिंग ने अफगानिस्तान, तो क्यों नहीं हम बैठ के सोचते कि हम इसका रास्ता रोकें हमेशा हमेशा के लिए।
बिल्कुल, ये तो अभी ज़फ़रुल्लाह साहब ने भी यही बात की है, महमूद साहब ने भी यही बात की है। आपके प्रोग्राम में जो बंदा भी आएगा वो यही बात करेगा। करते क्यों नहीं काम? लेकिन यही सारे पार्लिमान में भी मौजूद थे, यही सारे हुकूमतों में भी मौजूद हैं। देखिए, हुकूमत लेने के लिए तो पीडीएम का इत्तेहाद बन गया, 13 वो जमातें जो कभी एक दूसरे के साथ शायद उनमें से अक्सर तो बैठने के लिए तैयार नहीं थी, जानी दुश्मन थी। लेकिन जब हुकूमत की बारी आई तो वो सारी इकट्ठी थी और इकट्ठी हुकूमत भी करती रही हैं। लेकिन अभी भी दोबारा जब किसी की जिसको हुकूमत बनानी होगी तो जब उन्हें कोई बिठाएगा तो ये सारे बैठ जाएंगे और सारे काम कर लेंगे। लेकिन जब मुल्क के लिए पॉलिसी बनानी है, अब पाकिस्तान माशी तौर पर इस वक्त जितना तबाह है, अभी आप पिछले दिनों में जितनी बातचीत इस पर होती रही है, IPPs के मुआहदे जो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एक आम आदमी को तो निचोड़ के रख दिया है। अब और जो ये जो हम जो बिजली की बात करते हैं, इसमें जो लाइन लॉसेस हैं, इसको भी ये देखेंगे, ये चीज़ें हैं जिन्होंने इकॉनमी को तबाह किया। लेकिन इस पर किसी ने एक्शन लेना था, कोई पॉलिसी बनानी थी। और ये कोई आज का मसला नहीं है, ये अरसा दराज से पिछले 12-15 साल से ये चीज़ चली आ रही है और पाकिस्तान नुकसान में मुसलसल चले जा रहा है। हम अरबों रुपया जो है वो इनको दे रहे हैं IPPs को, लेकिन इसको जम के इसको रोकने के लिए या इसको दुरुस्त करने के लिए कोई तरीका नहीं अपना रहे। अभी हमारे दोस्त ये बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे कि मैं बड़ी सीनियर क़यादत के साथ बैठता हूं, हमने घंटों पाकिस्तान के मसाइल पर गौर किया है। लेकिन आप जरा ये बातें ठीक हैं, आपने घंटों गौर किया, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला IPPs का टैरिफ वाला मसला क्रिएट भी इन्होंने किया हुआ है। अभी CPEC के नीचे जो $14 अरब आए थे ना, ये उसी की पेमेंट अब दे रहे हैं जो ज्यादा में तंग कर रही है फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि रुपया डिवैल्यू हो गया तो परेशानी शुरू हो गई। आप रियल इश्यूज पर बात नहीं करते, आप बात करते हैं हुकूमत हमारे पास होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ओ भाई बाबा, हुकूमत होनी किस काम के लिए आपको चाहिए? ज़फ़रुल्लाह साहब की पार्टी जब तक हुकूमत में हो तब तक सब अच्छा होता है, एस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी होती है। जब इनको पार्टी से हुकूमत से निकाल देना तो फिर असल में जमहूरियत खतरे में पड़ती है। वोट को इज्जत दो, उस वक्त नारा भी मारते हैं। ज़फ़रुल्लाह साहब, अभी अफ़गानिस्तान का इशू पीछे आपने शुरू में बात करने की कोशिश की तो मैंने रोक दिया था। ये बहुत बड़ा मसला है। किसी मुल्क में 2 या 3 फ़ौज के सिपाही शहीद हो जाए ना तो मेरा ख्याल है वो पूरा कौम सोग मनाने चली जाएगी। हम रोज़ाना खबर पढ़ते हैं, नौजवान एक यंग कैप्टन, एक बच्चा गोद में होगा, जर्नैल तक मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। वो रोज़ाना हमारी खबर आ रही है। जर्नैल भी शहीद करवाए आपने, ब्रिगेडियर कर्नल मेजर भी शहीद करवाए, कप्तानों की रोज़ खबरें आ रही हैं, सिपाही भी शहीद हो रहे हैं। हम आदी हो गए, 2-3 की खबर आती है ना तो आदी हो गए। ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है, ये अच्छी सूरत हाल है। देखिए, पहले तो मैं अपने दोस्त हमदुल्ला साहब, अल्लाह उनको शफा दे, और ये मौलाना हैदरी साहब पे ख़ुद हमला हुआ था। मौलाना फजल रहमान बहुत बड़े हमारे जमहूरी लीडर हैं, मज़हब को ठीक है लेकिन मजहबी जमात में जमहूरी लीडर हैं, उन्होंने बहुत शदीद मुकाबला किया। अब लेकिन इधर आए, पहले ये देखें कि ये वजह क्या है इसकी। जज्बाती बातों का कोई फ़ायदा नहीं। मैं ये समझता हूँ 100% में गलत हो सकता हूँ, लेकिन आप इत्तेफाक करेंगे शायद कि इस पाकिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे 2 काजेज़ हैं फंडामेंटल, बेसिक, बाकी तो 50 और भी हो सकती। नंबर 1, हमारी गलत अफ़गान और कश्मीर पॉलिसी गलत। दूसरी, मज़हब के इस्तेमाल के बारे में रियासती इदारों की गलत पॉलिसी। ये 2 फंडामेंटल फैक्टर हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर ये मामला जो है वो पैदा किए हैं। जब तक आप इनको एड्रेस नहीं करेंगे कुछ भी नहीं हो सकता। डियाग्नोसिस नहीं होगा तो इलाज नहीं होगा। फ़िक़्ह इस्लामी की किताबों में एक अजीब सी मिसाल आई हुई है, वो थोड़ी अब्रेसिव क्रूड मिसाल है, लेकिन वो सबसे एप्ट मिसाल है। वो ये कहते हैं फ़ुक़हा कि कुआं है, उसमें कुत्ता बेचारा गिर के मर गया, अब उसको साफ़ करने का क्या तरीका है, कितने डोल निकालेंगे, ये बहस चलती है। आखिर में लिखते हैं जब तक उसको लाश को नहीं निकालेंगे कुछ नहीं हो सकता। फंडामेंटल ये 2 मसाइल आप ठीक नहीं करेंगे, अपनी अफ़गान पॉलिसी और मज़हब का क्या किरदार होगा। वक्त कम है, मैं बता सकता हूँ आपको क्या किया हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। नेशनल एक्शन प्लान में मुझे एजाज़ हासिल है कि मैं हुकूमत की तरफ से उन 3 लोगों में शामिल था, चौधरी निसार अली खान, ख्वाजा ज़हीर और मैं, जिन्होंने फ़ौज के साथ, सिविलियन के साथ, तमाम पार्टी, इंक्लूडिंग इमरान खान की पार्टी, इमरान खान का पॉजिटिव था टू बी ऑनेस्ट, हमने बैठ के लिखा। यही बातें 8 दिन पंजाब हाउस में कुंडे बंद करके हमने फ़ौज से भी की। 2 जर्नैल थे उनके सर्वे में, सबसे की। और हम इमरान फुली ऑन बोर्ड थे। वैसे मैं आज एक तारीख में नई बात बताऊँ, लोग बुरा मुझे कहेंगे। जब नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग बुलाई ना APS के बाद, इमरान खान नहीं आता था, आ गया, धरने से आया था, हमने बुलाया। खान साहब ने जब ये तजवीज़ मियाँ नवाज शरीफ ने दी कि हम एक नेशनल एक्शन, साधारण उनको भी नोट मिलते हैं ना, मियाँ साहब ने कहा कि जब हमें नेशनल एक्शन प्लान बनाना चाहिए,
सबसे पहली सपोर्ट इमरान खान ने की। सबसे पहली सपोर्ट इमरान मैं खान कह रहा हूँ तो ये तो शाबाशी दें फिर इमरान। मैं तो दे रहा हूँ, मैं तो आपको पता है अपनी पार्टी के खिलाफ भी बोल जाता हूँ। अंदर इसने कहा और इसने बंदे दिए अपने, और वो हमारे साथ बैठे, क्यों के बैठे फौज, वो आपको पता एक्सरसाइज हुई, वो अच्छा एक डॉक्यूमेंट था। फौज की तरफ से कौन कौन था उसमें? जनरल तारिक कुद्दूस थे जो डीजीसी थे, एक बहुत सुलझा हुआ और एक समझदार आदमी है, अभी किसी थिंक टैंक में शायद काम करते हैं। एक होते थे जनरल मुस्तफ़ा गलबन नाम था, ये मुस्तफ़ा ने जो टीवी में आते हैं, वो जो नाइजीरिया में एम्बेसडर लगे, वो भी फौज का एक नॉन कंट्रोवर्शियल एक इंटेलेक्चुअल टाइप आदमी है। वर्ड कॉमा फुल स्टॉप के ऊपर हम लिखते थे यूं, और पूरी लीडरशिप बैठी होती थी। जमात इस्लामी में सैयद तारिकुल्लाह थे, वो बहुत कमाल के आदमी है, मतलब सैयद शायद हुसैन क्यू की तरफ से था, शीरी मज़ारी और ये अलवी साहब भी आते थे। तो इधर लिख के कौम फुल स्टॉप पे हमने, पूरी कौम ने इत्तफाक किया भाई उसको आगे बढ़ा लो। लेकिन उसमें भी यही बातें थी अंदर, जो बहसें हुई थी ना, जो फजल रहमान ने बात की थी ना अंदर, मैं आज बता देता हूँ। बताइए। मौलाना ने कहा कि ये हमें बताया जाता है कि हम उनके हैं और हम उनके नहीं हैं, वो तालिबान अच्छे हैं वो बुरे हैं, जब तक आप ये काम ख़त्म नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। तो इस पे जनरल तारिक ने क्या कहा? नहीं, ये तो रहील शरीफ के सामने कहा, रहील शरीफ के सामने जो बड़ी मीटिंग थी। तो जनरल रहील ने क्या कहा? उन्होंने जो बात कही ईमानदारी से, जितना मैं बता सकता हूँ मोटा मोटा, वो ये है, उन्होंने कहा गलती हो गई, आज आप बताएं हमने क्या करना है, और जो कौम कहेगी हम करेंगे, ये उनके अल्फाज थे। जनरल रहील शरीफ डिड वेरी वेल, वो ज़रब अज़्म में उन्होंने काफ़ी सफाई भी की, लेकिन ये फिर दोबारा हमने बीच फिर बोल दिया। हमने सांप के बच्चे वापस लिए 5000, और सबसे ज़्यादा एहतजाज वहाँ सवात में किसने किया? पीटीआई लोगों ने खुद। और मैं आपको बताऊँ, मेरी रिश्तेदारी वहीं है, हमारी ख़ानदान है वहाँ से, मेरी माँ पश्तून है, उसी बेल्ट से हैं, मेरा सारा ख़ानदान वहीं है। मैं आपको बताऊँ, वो 5000 का कोई पता नहीं कोई किधर है, भाग गए हैं, आगे पीछे हैं। आप तो लाए सवात में 4500, आगे पीछे हैं, किसी को छुप गए। हाँ जी। तो आपके ख्याल में ये दहशतगर्दी कार्रवाई में वही मुलव्वस है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो जब ओपनली कह रहे हैं हम कर रहे हैं, अभी देखो उन्होंने टेरिटरी लेने की कोशिश की है ना। आप मीडिया पूरा तो नहीं बता रहा, मुझे तो पता है ना, हम तो दुख से हैं। वो चित्राल की वैली आपसे छीनना चाहते हैं, और आपको बताऊं इसको और सेंसिटिविटी किया है, वहाँ हमारे बेचारे वो एक कम्युनिटी रहती है, नाम नहीं, तब पोलिटिसाइज हो जाता है, उसका हमें वेस्ट पे कितना असर पड़ेगा दुनिया में। उनको टेरिटरी चाहिए ताकि वहाँ बैठकर वो आपको निगोशिएट करें, और हमारी वहाँ जंग जारी है, हमारे शहीद हो रहे हैं लोग। अब भी अगर हम अफगानिस्तान पर इसको ठंडे दिल से, जब तक आप अपनी गलती रियलाइज नहीं करेंगे, आगे भी हम यही करते रहेंगे। महमूद मौलवी साहब, यहाँ मेरे ख्याल में एक लीडर्स का रोल है। लीडर्स का रोल यह है कि फ़ौज को बैक भी करें और असल इशू के ऊपर आवाज़ भी उठाएं, दोनों चीज़ें करें। मुकम्मल सपोर्ट दें फ़ौज को, कम जम के खड़े, और साथ उसको उन इशूज़ को उजागर भी करें, उसके ऊपर बात करें। हमने 120 बिलियन रुपया एक साल में रहील शरीफ को दिया था अपना पेट काट के ज़रब अज़ब के लिए। मैं कहता हूँ हर साल देना चाहिए। बताइए महमूद मौलवी साहब। जी देखिए, बिल्कुल आप क्या बताएं, देखें आप मुझे बताएं ना कि वो जो है अगर पॉलिसीज़ सही बने तो इसमें कौन सा हम गलत कह रहे हैं। देखिए ये चीज़ जो कि आज अफ़गानिस्तान कर रहा है, ठीक है ना, तो हम पॉलिसी क्लियर ले ही नहीं रहे। अभी मेरे भाई जो बात कर रहे बिल्कुल सही बात कर रहे थे ना। देखिए जब तक हम क्लियर कट पॉलिसी नहीं लेंगे, हम सिर्फ जो है पासिंग द पिलो करेंगे, तो यही नतीजे निकलेंगे। जैसे वो चित्राल की बात कर रहे हैं, बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीज़ें जिसको बोलते हैं सरफेस पे नहीं आ रही हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। देखें अगर हम पिलो पास करते रहेंगे, आज हम इस पॉलिटिकल पार्टी को, हम आज जो बैठ के पिछले चीफ को जो है हम डिमोरलाइज कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी, देखिए कोई ना कोई हम उनकी पॉलिसीज़ को गलत कहते हैं। कल जो है उससे पहले गए वो उनकी देखिए हमको एक पॉलिसी लेना चाहिए कि देखिए हमारी ये पॉलिसी है, मुल्क की पॉलिसी के ऊपर जो है चेंजेस वक्तन फ़ वक्तन नहीं आना चाहिए कि 1 साल में कुछ और 2 साल में कुछ। देखिए ना, मेरे पास प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन एक सिर्फ जुमला कंक्लूडिंग रिमार्क्स में कहूँगा कि बाद इश्यूज़ के ऊपर एक ग्रैंड डायलॉग, जैसे जनरल रहील शरीफ ने उस वक्त
उसकी प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर के साथ बैठ के मीटिंग की, वो ग्रैंड डायलॉग। Yes. तो वही ग्रैंड डायलॉग आज भी अब चाहिए। फौज को मुश्किल खिलाफ नहीं। अगले को साथ लेकिन बिठाओ। वो एक लाइन। ग्रैंड डायलॉग होगा पार्लियामान के जरिए। Yes, yes. और पार्लियामान आएगी फ्री आप फेयर इलेक्शन के उससे जरिए। पहले अभी बात कर सकते हैं, आपके पास 6-7 महीने, आप अभी बात अरे कर सकते यार हैं। बात देखें- करने से कुछ नुकसान नहीं होता, फायदा होता है। आपका नई इंडिया की जो नई मूव देख ली है ना, आपकी तो करेंसी की देखें, लोगों को संडे दिल से सोचना चाहिए। बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, इमरान शफीक साहब, महमूद मौलवी साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह।